फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं अपने इस वीडियो में घटना चक्र की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाली जो किताब है उसका पार्ट 7 है ये। और इसमें लगभग हम लोग 104 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पूरा प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के एग्जामों में उनको हम देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बता दिया था। उससे पहले वाले में मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बता दिया था। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे और फिर यूनियन के जो क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चंस थे वो अगली वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल है, विच आर्टिकल डिटेल्स दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। देखिए, इससे रिलेटेड एक सवाल यूपीपीसीएस में 2012 में भी आया था। इतना याद रखिए फ्रेंड्स कि जो प्रेसिडेंट है उसके अंदर सारी एग्जीक्यूटिव पावर आप कह सकते हो कि व्याप्त है, हेडेड है, उसके साइन के बिना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि डिसीजन मेकर एक्चुअली प्रेसिडेंट है नहीं, भले ही सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हो। समझिएगा फ्रेंड्स, एक्चुअल डिसीजन मेकर प्रेसिडेंट नहीं है, बट सारे डिसीजंस प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। तो वो नॉमिनल हेड है प्रेसिडेंट हमारे। तो कहते हैं ना, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ही है, लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर है। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये लिखा है आर्टिकल 53 में। इस बात को याद रखिएगा। तो आर्टिकल 53 में लिखा है कि जितनी भी यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है सब कहां होगी? प्रेसिडेंट में होगी। और प्रेसिडेंट अपनी पावर्स को किस तरीके से एक्सरसाइज करेगा? तो भाई वो या तो खुद एक्सरसाइज करेगा या उसके थ्रू जो ऑफिसर सबऑर्डिनेट है उनके थ्रू एक्सरसाइज करेगा। ठीक है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो यूनियन मिनिस्टर्स को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। हाँ, उसके अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको ऑर्डर जाएंगे प्रेसिडेंट के थ्रू एक रिटन कम्युनिकेशन में, बट उस रिटन कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट मिनिस्टर्स ने किया होगा। तो वही बात मैंने बोली कि डिसीजन को लेने की ताकत एक्चुअली में प्रेसिडेंट के पास नहीं है, बट सारे डिसीजन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। जहां पे आप इस फर्क को समझ गए, पूरा प्रेसिडेंट आपको समझ में आएगा। प्रेसिडेंट को हमारे यहाँ इलेक्ट कैसे किया जाता है? ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 का सवाल है। तो देखिए, इसका आंसर इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। आपको पता है फ्रेंड्स कि हमारे जो जनरल सभा के इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शंस होते हैं, उसके थ्रू हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को चुना जाता है। और फिर यही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर इनडायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट को चुनते हैं। और एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो लोकसभा के जो एमपी है उनको डायरेक्टली लोग चुनते हैं, राज्यसभा के एमपी को डायरेक्टली लोग नहीं चुनते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बीपीएससी प्रीलिम्स 1996 का सवाल है। इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, ऑप्शंस क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल वोट सिस्टम, ओपन बैलेट सिस्टम। इसका आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू चुने जाते हैं। ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है? देखिए, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना फ्रेंड्स, तो जो एक एमपी है, मान लीजिए कि कोई एक एमपी है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी खुद भी एक एमपी है। तो नरेंद्र मोदी जी जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट डालेंगे तो नरेंद्र मोदी जी को जो पर्चा दिया जाएगा ना, उस पर्चे में 3 ऑप्शन होंगे, 1, 2 एंड 3। और नरेंद्र मोदी जी, अब देखिए फ्रेंड्स, बात यह है कि डिपेंड करता है कितने लोग प्रेसिडेंट की सीट के लिए खड़े हैं। अगर 2 ही लोग प्रेसिडेंट की सीट के लिए खड़े हैं तो उस पर्चे में केवल 2 ही ऑप्शन होंगे। अगर 3 खड़े तो 3 होंगे, अगर 4 खड़े हो तो 4 होंगे। और यहाँ पे नरेंद्र मोदी अपनी चॉइस देंगे कि वो पहले नंबर पे किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, तीसरे नंबर पे किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। तो मान लीजिए अगर पहले नंबर वाला एलिमिनेट हो जाता है तो पहले नंबर के जो वोट थे नरेंद्र मोदी जी के, वो सेकंड नंबर के पास चले जाएंगे। इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम को मैंने बहुत ढंग से समझाया था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है इंडियन पॉलिटी वाली, उसको जाके एक बार देखिए, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? तो देखिए, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर, यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर का मतलब समझ रहे हैं? जो नॉमिनेटेड 12 मेंबर्स है राज्यसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डालेंगे। याद रखिएगा, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है लोकसभा में, वो वोट नहीं डालेंगे, केवल इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स। अब स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्टेड मेंबर्स किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स वोट नहीं डालते, और वो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालेंगे। ठीक है, और जहां पे बात हो यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरीज में केवल 2 ही जगह लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पौंडीचेरी, और वहां दोनों के इलेक्टेड मेंबर्स वोट डालते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स।
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टर्स नीडेड टू बी प्रपोजल ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए यूपीपीसी मेंस 2004 का सवाल है, स्पेशल जो एग्जाम हुआ था उसका सवाल है। इसका आंसर 50, जो 50 इलेक्टर्स हैं वो नाम को प्रपोज करेंगे और उसके बाद 50 और लोग इस प्रपोजल को सेकेंड करेंगे, यानी उस पर अपना अप्रूवल देंगे, अपनी हामी भरेंगे। तो 50 लोग एज अ प्रपोजल नाम दे सकते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की तरह लड़ सकते हैं, और जब वो नाम दे दिया गया 50 प्रपोजल, तो उसका 50 और प्रपोजल्स कम से कम उस जो मतलब सजेशन उसको बैक करें, ठीक है। और ये लोकसभा में भी हो सकता है और राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर आप 6 देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, ये आपका समझ लीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2003 का सवाल है। इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन है ओनली 2। यहाँ पे 100 की बजाय होगा 1000, ठीक है, और 1000 से एक्चुअली में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और देयर आर मोर देन 5000 मेंबर्स। ये थोड़ा सा क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। यहाँ पे देखिए मैं बहुत डिटेल में आपको इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा फ्रेंड्स। होता यह है कि जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होती है ना एक स्टेट की, उसको नंबर ऑफ उस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स है उससे डिवाइड किया जाता है और फिर 1000 को डिनोमिनेटर में रखते हैं, और ये जो वैल्यू निकल के आती है वो एक पर्टिकुलर एमएलए के वोट की वैल्यू होती है। और पूरे कंट्री में जब सारे एमएलए की वोट की वैल्यू को मिला देते हैं तो उस टोटल वैल्यू को फिर हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा से, और यहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो एक एमपी की वैल्यू होती है, और फिर वोटिंग के हिसाब से इन सारी वैल्यूओं को जोड़कर प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाता है। बहुत शॉर्ट में चीज मैंने यहाँ पे समझा दी। डिटेल में देखना है तो प्लीज जो मैंने वीडियो बनाई है पहले उसे जाके देखें, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को इस बात पे पोस्टपोन नहीं किया जा सकता कि इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है। यानी कि मान लीजिए कि कुछ सीटों पर इलेक्शन नहीं हुए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो वो सीटें खाली पड़ी हैं, और मान लीजिए प्रेसिडेंट का चुनाव हो गया। अब जब वो मेंबर्स लौट के आएंगे, चुन के आएंगे, तो वो ये नहीं बोल सकते कि भाई हम नहीं थे तो आपने प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा दिया, दोबारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन कराइए। रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इलेक्टोरल कॉलेज में भले ही कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, प्रेसिडेंट का इलेक्शन मान्य होगा, ठीक है। यानी मान लीजिए लोकसभा में 10 सीटें नहीं भरी हुई हैं अभी, उनमें बाई इलेक्शन होने बाकी है, किसी वजह से वो खाली हो गई हैं, इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, या पर्सन की मृत्यु हो गई, या उसने रिजाइन कर दिया, कुछ भी हो सकता है लोकसभा में कुछ 10 सीटें खाली पड़ी हो, तो वो 10 सीटें खाली पड़ी है, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को आप पोस्टपोन कर दें, प्रेसिडेंट का इलेक्शन तब भी मान्य होगा, भले इलेक्टोरल कॉलेज थोड़ा सा कम है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 1993 का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको पढ़ें। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, he is a member of the upper house of the state legislature। देखिए, the chief minister of a state of India is not eligible to vote in presidential elections। जैसा कि मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब होते हैं तो उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा अपना वोट डाल सकते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन चीफ मिनिस्टर तो भाई स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी की बात ले लीजिए, तो यूपी में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद का मेंबर भी चीफ मिनिस्टर हो सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में होता नहीं है बट हो सकता है। तो अगर विधान परिषद जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, मान लीजिए वो विधानसभा से ना इलेक्ट होकर विधान परिषद से आए होते तो फिर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं डाल सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स यूपीएससी प्रीलिम्स 1997 का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पॉपुलेशन वर्ड की बात की गई है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो यहाँ पे है उसका क्या मतलब है, वो पॉपुलेशन कौन से सेंसस वाली पॉपुलेशन है, वो 1971 के सेंसस वाली पॉपुलेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। 1971 के सेंसस वाली पॉपुलेशन है। आप कहा गया है कि 2026 के बाद जो सेंसस आएगा, यानी 2031 में जो सेंसस आएगा उसके हिसाब से रीशफल हुआ जाएगा, और कहो उसको भी अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आगे बढ़ा दे। चूंकि इसका रीजन ये है ना फ्रेंड्स, देखिए हमारे यहाँ पे जो वोटिंग पावर है अलग अलग स्टेट्स के पास, वो डिपेंड इस बात पे करती है कि भाई पॉपुलेशन कितनी है, लोकसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी अलॉट की जाएंगी, राज्यसभा में नंबर ऑफ सीट्स कितनी अलॉट की जाएंगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। अगर आप यूएसए में चले जाते हैं तो यूएसए का जो सेनेट है ना, वहां पे चाहे स्टेट छोटा हो चाहे स्टेट बड़ा हो, यानी यूएसए का जो अपर हाउस है, जो यहाँ पे राज्यसभा है, हर राज्य से यूएसए में सेनेट में 2 मेंबर्स है, तो चाहे बिल्कुल छोटा राज्य हो चाहे बिल्कुल बड़ा राज्य हो, 2 ही मेंबर्स जाएंगे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी जो मेंबरशिप है एक पर्टिकुलर स्टेट की, वो डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे। तो इससे एक चीज बहुत गलत हो सकती है कि वो पर्टिकुलर स्टेट सोचेगा कि हम अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा हमारी सीटें होंगी। तो इस चीज से डिस्करेज करने के लिए 1971 सेंसस की पॉपुलेशन के हिसाब से हर चीज को फिक्स कर दिया गया,
और कहा गया कि 2026 के बाद जो सेंसस होगा 2031, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से चीजें रिशफल की जाएंगी। हालांकि इस चीज के पूरे चांसेस है कि इसको भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा, रिशफल नहीं किया जाएगा। नहीं तो भैया हर स्टेट अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में उतर आएगा, और वैसे ही हमारे देश की पॉपुलेशन एक्स्ट्रा हो रखी है। 2000 कहा जा रहा है कि 25-25 के दौरान हम लोग चाइना को भी पार कर जाएंगे, 2030 के दौरान हम चाइना को भी पार कर जाएंगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जरूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। Which article of the Indian Constitution prescribes eligibility conditions for re-election to the post of President of India? अब री-इलेक्शन की बात की गई टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहां पे याद करिए फ्रेंड्स कि अगर एक पर्सन ऑलरेडी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में है या उसने पहले कभी ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में था, क्या उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन सकता है फ्रेंड्स? यस, उसके बाद भी वो प्रेसिडेंट बन सकता है। उससे रिलेटेड प्रोविजंस कहां दे रखे हैं? आर्टिकल 57 में दे रखे हैं। आपको याद होगा फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम जी को दोबारा प्रेसिडेंट बनाने की बात कही जा रही थी। जब प्रतिभा पाटिल जी की प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई थी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने थे। जब इलेक्शन की बात हो रही थी तो कुछ लोगों ने बोला था भाई अब्दुल कलाम आजाद जी को फिर से प्रेसिडेंट बनाइए। उस समय एपीजे कलाम आजाद जी ने ही मना कर दिया था कि भाई मुझे प्रेसिडेंट नहीं बनना है, लेकिन आर्टिकल 57 के प्रोविजंस के हिसाब से जो पर्सन पहले प्रेसिडेंट रह चुका है वो दोबारा प्रेसिडेंट भी बन सकता है। कोई जरूरी नहीं प्रेसिडेंट बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, तो अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस दे रखी है आर्टिकल 58 में। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो भाई 35 साल का एटलीस्ट होना चाहिए। लोकसभा में इलेक्ट होने के लिए वो आपका एलिजिबल होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। और एक बात याद रखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, इंडिया और यूएसए के प्रेसिडेंट को कंपेयर कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर यूएस का प्रेसिडेंट बनना है किसी पर्सन को तो उसको यूएस का सिटीजन होना पड़ेगा बाई बर्थ, यानी जन्म हो उसका यूएसए में हुआ, वो जन्म से ही यूएसए का सिटीजन है। कोई एक ऐसा पर्सन ही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। यानी कि अगर मेरे या आपके जैसा पर्सन जाता है यूएसए में, यूएसए की सिटीजनशिप लेता है, तो हम वहां के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो मान लीजिए कोई यूएस का सिटीजन आके इंडिया में सेटल हुआ है और उसने इंडिया की सिटीजनशिप ली है, तो भले ही वो इंडिया का सिटीजन नहीं है बाई बर्थ, तब भी वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। यानी कि इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए सिटीजन बाई बर्थ होना जरूरी नहीं है। लोकसभा की मेंबर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए अगर आपको बनना है, और अगर आपको वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो आप राज्यसभा में इलेक्ट होने के लिए एलिजिबल हो। ये वाइस प्रेसिडेंटशिप की एलिजिबिलिटी है। दोनों के लिए एज लिमिट क्या है? 35 साल। ठीक है, अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 बीपीएससी प्रीलिम्स 1992 का क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेके, तो वो डिस्प्यूट किसके पास जाएगा? ऑप्शन दे रखे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। तो आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से जो भी डिस्प्यूट्स होंगे रिगार्डिंग, वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सॉल्व कर सकती है, और वो है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये लिखा कहाँ है? ये लिखा है आर्टिकल 71 में। तो आर्टिकल 71 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू लुक इनटू केसेस ऑफ डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 71 सॉरी विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है, अब which क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, which one of the following president was appeared before the Supreme Court when Supreme Court was hearing the election dispute of the president? मतलब कौन से प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट के पास गया है? ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2016 का सवाल है, और इसका आंसर है फ्रेंड्स वीवी गिरी। प्रेसिडेंट वीवी गिरी जी का जो इलेक्शन डिस्प्यूट था प्रेसिडेंटशिप का, वो गया था सुप्रीम कोर्ट में। ऐसा बोला गया था कि वीवी गिरी जी के इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया गया वोट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। लेकिन जब इस केस की सुनवाई हुई तो एसएम सिकरी उस समय के जस्टिस थे, उन्होंने बोला कि नहीं भाई, गिरी जी का इलेक्शन फेयरली हुआ है और गिरी जी ने मेजोरिटी जीती है और गिरी जी ही प्रेसिडेंट रहेंगे। तो उसके खिलाफ जो पिटीशन थी वो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी थी, लेकिन मिस्टर वीवी गिरी सुप्रीम कोर्ट के पहले प्रेसिडेंट हुए। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट की यहाँ कितनी पावर हो गई, देश का प्रेसिडेंट जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेसिडेंट अगर अपना रेजिग्नेशन देगा तो किसे देगा? अब ये रेजिग्नेशन वाला जो सवाल है ना फ्रेंड्स, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है, राजस्थान में पूछा गया है, झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2013 में भी पूछा गया है। तो जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेगा, वो सबमिट करेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ही विल ऑलवेज सबमिट हिज रेजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी पोस्ट से
कौन हटा सकता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसकी पोस्ट से केवल एक तरीके से हटाया जा सकता है और वो है इम्पीचमेंट। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मेरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको इस इम्पीचमेंट की वीडियो मिल जाएगी। आर्टिकल 56 में दे रखा है। और ये इम्पीचमेंट की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से इम्पीचमेंट का मोशन जाएगा और दोनों में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ये मोशन पास होना चाहिए, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया जा सकता है। आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाया नहीं गया है। तो अगले सवाल का जवाब क्या हो गया? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? आर्टिकल 56 मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं फ्रेंड्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अब देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही चुका हूं फ्रेंड्स कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर टू मूव द मोशन। तो ये पावर केवल पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट में ये पावर लोकसभा के पास भी है और राज्यसभा के पास भी है। लोकसभा और राज्यसभा मोशन ऑफ इम्पीचमेंट को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दोनों हाउसेस कर सकते हैं। ये यूपी पीसीएस मेंस 2007 का सवाल है, और इससे रिलेटेड सवाल देखिए फ्रेंड्स बहुत जगह पूछे गए हैं। झारखंड पीसीएस में भी पूछे गए, यूपी पीसीएस में भी पूछे गए। तो इम्पीचमेंट वाली चीज आप याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 16, कि प्रेसिडेंट के खिलाफ जब आप इम्पीचमेंट मोशन को लेके आते हैं तो उससे पहले आपको कितने दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? ये सवाल आया था यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2014 में। ऑप्शन है 7 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 14 डेज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है? 14 डेज। 14 दिन का आपको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट को भी पूरा हक है अपनी बेगुनाही को दिखाने का। अच्छा, आर्टिकल 56 तो बात करता ही है फ्रेंड्स। आर्टिकल 61 में भी इम्पीचमेंट प्रोसीजर की बात की है। आर्टिकल 61 में बोला गया है भाई कि आर्टिकल 61 ये बोलता है कि कोई भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वो इम्पीचमेंट का जो प्रोविजन है वो लेके आ सकते हैं। जब भी आप इम्पीचमेंट की बात करें प्रेसिडेंट की, आप दो आर्टिकल्स पढ़ें, आर्टिकल 56 और आर्टिकल 61, दोनों में इम्पीचमेंट की बात कही गई है। आर्टिकल 61 में बोला गया है कि लोकसभा भी और राज्यसभा भी दोनों इम्पीचमेंट के प्रोसीजर को शुरू कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, which one of the following is a part of the electoral college but not of the process of impeachment? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1996 का सवाल है। इसके ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए लोकसभा राज्यसभा तो देखिए फ्रेंड्स रहते ही है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो आपका इलेक्शन के टाइम पे ही नहीं था। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शन के टाइम तो रहती है बट इम्पीचमेंट के टाइम नहीं रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 2016 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का क्वेश्चन है। द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, ऑप्शंस है क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, जुडिशियल प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो भाई इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है ना, दिस इज अ क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर। तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछा गया है, यूपीपीसीएस 2005 प्रीलिम्स में पूछा गया है। अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है, और ये वैकेंट आप समझिए, ये वैकेंट वो वैकेंट की बात नहीं हो रहा कि उसका टर्म खत्म हो गया। देखिए प्रेसिडेंट का अगर टर्म खत्म हो रहा है तो उसके टर्म खत्म होने से पहले पहले उसका अगला जो प्रेसिडेंट होगा उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, मान लीजिए प्रेसिडेंट रिजाइन कर देते हैं या कुछ और ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से उनको सीट छोड़नी पड़ जाती है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो उस केस में अगर वो ऐसा कुछ होता है कि उनका टर्म खत्म नहीं हुआ और उसके बाद वो हट रहे हैं, तो उस वैकेंट पोस्ट को कितने दिन में भरना होगा? उस वैकेंट पोस्ट को 6 महीने के अंदर अंदर भरना होगा। और ये कहां लिखा है? आर्टिकल 62 क्लॉज 2 में लिखा है। यानी कि आर्टिकल 62 क्लॉज 2 में लिखा है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर वैकेंट सीट ऑफ प्रेसिडेंट को आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये तो आपको पता है फ्रेंड्स कि अगर सीट वैकेंट हो जाती है प्रेसिडेंट की, तो उसके बाद उस सीट पे कौन देखेगा उस चीज? उसको भैया वाइस प्रेसिडेंट देखेगा। और वाइस प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने समय के लिए प्रेसिडेंट की सीट पे बैठ सकता है? 6 महीने के लिए। क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए और नए प्रेसिडेंट को चुन लेना जरूरी है। मान लीजिए प्रेसिडेंट नहीं है और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो उस केस में प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा?
उस केस में प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उस समय पे प्रेसिडेंट का काम करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। CJI। और मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है, प्रेजेंट नहीं है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस केस में कौन देखेगा? उस केस में फिर जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा ना, वो देखेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के बाद CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो कौन आ गया? सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये हिदायतुल्लाह करके एक हमारे CJI थे जिन्होंने कुछ समय के लिए, लगभग 1 साल के लिए प्रेसिडेंटशिप का भार संभाला था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे ये जो स्टेट ऑफ इंडिया है उसका एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? ये तो खैर लल्लोई सवाल हो गया, BPSC प्रीलिम्स का है। इसके हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट, आपको पता ही है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने आपको ये पूरा ड्रामा बताया ना फ्रेंड्स, भैया प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट 6 महीने की सीट भरनी चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर से पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। वो एग्जामों का नाम मैंने आपको बताया नहीं, पर इसमें से कुछ भी आप भूलिएगा नहीं। 6 महीने के अंदर नया प्रेसिडेंट चुनना है। ये कहां दे रखा है? आर्टिकल 62 क्लॉज 2 में दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में और डिटेल में जानकारी चाहिए तो मेरी पॉलिटी वाली वीडियो को रेफर करें। सुप्रीम कोर्ट में मैंने और भी एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेक्स द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इन द प्रेसिडेंट? तो क्या ये तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था, आर्टिकल 53 आंसर है इसका। यूपीपीसी में 2010 का सवाल है। हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कौन है? ठीक है, तो भैया हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक कौन है फ्रेंड्स? हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक हो जाएंगे आपके ऑब्वियसली प्रेसिडेंट। लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है फ्रेंड्स? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है आपका प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द इंडियन रिपब्लिक आपका कौन हो जाएगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। Which one of the following amendments of the Indian Constitution empowers the president to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 का सवाल है, फिर से पढ़िए इसको। Which one of the following amendments of the Indian Constitution? भारतीय संविधान का कौन सा अमेंडमेंट प्रेसिडेंट को ताकत देता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा पास किए गए किसी मैटर को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज दे? ये जो चीज थी फ्रेंड्स, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी। इस अमेंडमेंट एक्ट से पहले ऐसी कोई पावर नहीं थी प्रेसिडेंट के बाद। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट को यह पावर मिली है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा प्रेरित किसी भी एक सजेशन को वापस भेज सकते हैं प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए। पर अगर वो रिकंसिडर होकर उसी फॉर्म में वापस आ जाता है तो फिर प्रेसिडेंट को उसको पास करना पड़ेगा, अपना साइन उस पर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लोकसभा को डिसॉल्व करना, ये एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1999 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। ऑप्शंस पढ़ रहा हूं। रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन पे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है? दूसरा, लोकसभा के रिकमेंडेशन पे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तीसरा, रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट पे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। चौथा, राज्यसभा के रिकमेंडेशन पे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। तो सीजेआई और राज्यसभा तो बेकार है, यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे राज्यसभा लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। यानी अगर यूनियन कैबिनेट रिकमेंड करता है तो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। अब समझिए फ्रेंड्स, यूनियन कैबिनेट पे कहने पे लोकसभा क्यों डिसॉल्व हो सकती है? देखिए, होता यह है कि जब नई लोकसभा चुनी जाती है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और फिर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको बुलाया जाता है सरकार बनाने के लिए। और वो सरकार अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाती है, कैबिनेट बनाती है, तो वो कैबिनेट रिप्रेजेंटेटिव है उस गवर्नमेंट का। अब अगर उस गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव ही बोल रहा है कि आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, तो लोकसभा को डिसॉल्व कर देगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इस केस में ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? अगर मान लीजिए कैबिनेट ने, जिसको आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी कहते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एक छोटा पार्ट होता है कैबिनेट, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए। तो अगर मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या कैबिनेट बोलता है हमारे राष्ट्रपति से कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर लीजिए, तो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन क्या है? राष्ट्रपति के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बोलेगा कि आप आके सरकार बनाने की कोशिश करिए। और अगर वो सरकार नहीं बना पाती है तो फिर तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं है, उसे फिर लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। यानी प्रेसिडेंट इस बात को पूरी कोशिश करेगा कि इलेक्टेड लोकसभा में गवर्नमेंट बन जाए, पर अगर नहीं बन पाती है तो प्रेसिडेंट के पास कोई चारा नहीं रहेगा, उसे लोकसभा को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई होप ये जो भी मैंने राम कथा आपको बताई ये समझ में आ गई हो। आगे, लोकसभा और राज्यसभा की अगर ज्वाइंट सिटिंग होती है तो लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग को बुलाने की ताकत किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग, अच्छा एक बात याद रखिएगा, लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग केवल ऑर्डिनरी बिल्स में बुलाई जाती है, फाइनेंशियल बिल्स में नहीं बुलाई जाती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स में नहीं बुलाई जाती।
केवल ऑर्डिनरी बिल्स में बुलाई जाती है। बुलाने की ताकत किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 108 के अंदर। और जब लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सिटिंग होगी तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा? उसको प्रिसाइड करेगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। The only instance when the president of India exercised his power of pocket veto। पहली बात तो देखिए पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो का फ्रेंड्स मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट ने अपने जेब में बिल डाल लिया और उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई एक बिल भेजा प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट को उस पर हामी नहीं भरनी है, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? उस बिल को पेंडिंग रखेगा, अपने पास रखे रहेगा, उसको पास ही नहीं करेगा। तो केवल एक बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया है, और वो पॉकेट वीटो का उसने इस्तेमाल किया है इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल में। इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986 में इस पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया गया था। और उस समय पे हमारे प्रेसिडेंट कौन थे? उस समय पे थे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह। यहाँ पॉकेट वीटो से रिलेटेड आपको कुछ चीजें मैं और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक शब्द बोला जाता है कि द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द पॉकेट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे कुछ लोग बोल देंगे भाई अमेरिका के पास ज्यादा पैसा, तो स्टेटमेंट गलत है। नहीं, यहाँ पॉकेट वीटो की बात हो रही है। तो इंडिया का प्रेसिडेंट उस बिल को कितने भी समय के लिए पेंडिंग रख सकता है, ये इंडिया के प्रेसिडेंट के पास पावर है। लेकिन सेनेट और पीपल हाउस से, अगर कांग्रेस से और सेनेट से कोई बिल पास होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास आया है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर जवाब देना है। या तो रिजेक्शन देगा या अप्रूवल देगा। उसको पेंडिंग वो मैक्सिमम 10 दिन के लिए रख सकता है। तो जो पॉकेट वीटो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का, वो केवल 10 दिन का है। वेयर इंडियन प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो की कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। पॉकेट वीटो केवल एक बार एक्सरसाइज किया गया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ये यूपीएससी प्रीलिम्स 1993 का सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत जरूरी सवाल है, किसी भी पीसीएस में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक और बिल है फ्रेंड्स, पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल। पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पे एब्सोल्यूट वीटो मारा था 1954 में। किसने? राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 3 बार हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे, उन्होंने एब्सोल्यूट वीटो मारा था पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पे। तो ये एब्सोल्यूट वीटो, तो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे लगी जो काम की है, तो मैंने आपको बता दी। तो पेप्सी एप्रोप्रिएशन बिल पे एब्सोल्यूट वीटो किसने मारा? राजेंद्र प्रसाद जी ने। आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, पीछे जो आवाज आ रही है बारिश की आवाज है। और इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल पे पॉकेट वीटो किसने मारा था 1986 में? हमारे प्रेसिडेंट श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज द पावर टू विथहोल्ड हिज असेंट टू एनी बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भैया अपनी विद पावर, मतलब अपना असेंट ना देने की पावर एक ऐसे बिल पे जिसको दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ने पास किया है, ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन से आर्टिकल से मिलती है? तो ये आर्टिकल 111 से मिलती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। सवाल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सवाल आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया है और यूपी पीसीएस लोअर 2004 में पूछा गया। तो आप किसी भी बिल पे प्रेसिडेंट अपना हामी ना भरे, तो खासकर ऐसे बिल को जिसको लोकसभा राज्यसभा दोनों ने पास कर रखा हो, ऐसी पावर प्रेसिडेंट को आर्टिकल 111 से मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की बात की गई है। प्रेसिडेंट के पास जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो देखिए याद रखिएगा, 2 आर्टिकल हमेशा याद रखिएगा, काफी आसपास है, 123 143। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट दे रखी है आर्टिकल 123 में, और एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दे रखा है आर्टिकल 143 में। और ये एडवाइस मांगेगा कौन? प्रेसिडेंट। तो ये 143 एक मिनट के लिए साइड कर देते हैं। 123 डील्स विद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इस बात को बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। और इस ऑर्डिनेंस से कभी कभी काफी गलत इस्तेमाल भी किया जाता है। ये भी प्रेसिडेंट जो गवर्नमेंट चल रही है एनडीए में, इसमें हमने शुरुआत में देखा था, ठीक है। क्योंकि जब सरकार को ऐसा लगता है कि वो राज्यसभा लोकसभा से तो पास करा पा रही है, क्योंकि लोकसभा मेजोरिटी पर, राज्यसभा में जब बिल फंसते हैं ना, तो फिर वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आने की कोशिश करते हैं उस चीज को। आर्टिकल 123 क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स 2013 का सवाल है। हालांकि ये जो सवाल है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर वाला, यूपी पीसीएस मेंस, आईएएस प्रीलिम्स 2003, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2015 बहुत जगह पे पूछा गया है फ्रेंड्स, तो पता होना चाहिए। पीसीए बोलता है कि भाई अगर कोई ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो पार्लियामेंट के सेशन स्टार्ट होने के बाद,
कितने मैक्सिमम टाइम के अंदर, ठीक है, कितने मैक्सिमम टाइम के अंदर उस ऑर्डिनेंस को सामने रखना पड़ेगा पार्लियामेंट के। यानी कि देखिए, एक साल में मिनिमम 2 सेशंस होंगे, यानी कहा यह गया है कि किसी भी 2 सेशंस के बीच में पार्लियामेंट में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो एक साल में 3 सेशंस होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कोई सेशन हुआ, सेशन शुरू हुआ, अब हो सकता है मान लीजिए लोकसभा शुरू हुई, राज्यसभा शुरू हुई, तो लोकसभा और राज्यसभा के शुरू होने की हो सकता है डेट सेम ना हो। तो मान लीजिए राज्यसभा बाद में शुरू हुई, तो जो बाद का सेशन शुरू होगा ना, उस डेट से लेके 6 हफ्ते तक का टाइम होगा। उस 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये जो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया था प्रेसिडेंट ने, इसको पार्लियामेंट के सामने रखना होगा और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि इस पे हामी भरनी है या रिजेक्ट करना है। अगर हामी भर दी तो वो बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर इस ऑर्डिनेंस को नहीं रखा गया पार्लियामेंट के सामने तो ये वैसे ही नल एंड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। यानी पार्लियामेंट के सेशन के शुरू होने के बाद 6 हफ्ते 6 वीक्स तक ये वैलिड है। यानी एक ऑर्डिनेंस की जो मैक्सिमम एज लिमिट हो सकती है वो हो सकती है 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स, क्योंकि पार्लियामेंट के किसी भी 2 सेशन के बीच में मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन कितना हो सकता है, 6 महीने। और सेशन शुरू होने के बाद कितना टाइम, 6 हफ्ते। यानी 6 महीने और 6 हफ्ते मतलब लगभग 6.5 महीने तक एक ऑर्डिनेंस की लाइफ हो सकती है। आई होप ये सारी राम कहानी आपको समझ में आ गई हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 1994 यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है। भैया इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन, मतलब ये जितने भी लोग दे रखे हैं इनमें से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किन किन को नॉमिनेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। तो वाइस चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, उसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो ये हट गया। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, चेयरमैन फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। आंसर हो जाएगा 1 and 3 ओनली। सॉरी थोड़ा सा खास रहा फ्रेंड्स, चूंकि मेरी हल्की फुल्की तबीयत भी खराब है, इसलिए 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आई थी। अच्छा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1997 का सवाल है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। भाई गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है। तो वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं कर सकते हैं बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 33, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया to make provisions for discharge of duties of governors in extraordinary circumstances under। यूपीपीसीएस मेंस 2007 का सवाल है, आंसर है आर्टिकल 160। बस रट लीजिए, पहले आया है दोबारा आ सकता है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, रट लीजिए। बहुत से आर्टिकल्स ऐसे हैं रटने पड़ेंगे। यूपीपीसीएस में रटन विद्या काम करती ही करती है, आप कितना भी अवॉइड करें कुछ हद तक तो आपको रटना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करते हैं। एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आ गया, 2012 यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है ये। व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर रहा हूं, एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ये दे रखा है आर्टिकल 143 में। इस आर्टिकल 143 में भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट में सुप्रीम कोर्ट को राय देनी है, दूसरे पार्ट में सुप्रीम कोर्ट को राय देना जरूरी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट राय देता है तो वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये होता है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर आप कह सकते हो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर लेते हैं। ये है आपका राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2013 का सवाल, क्वेश्चन नंबर 35। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिटरली नॉट अ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर नहीं है? ऑप्शंस बताता हूं फ्रेंड्स आपको। प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस, तो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है आर्टिकल 123 के अंदर। सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर है आर्टिकल 143 के अंदर। फिर टू ग्रांट पार्डन, पार्डन देना भी प्रेसिडेंट की पावर है। एक ऑप्शन था टू सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में मैसेज भेजना ये प्रेसिडेंट का राइट है अंडर आर्टिकल 86 क्लॉज 1, ये पावर नहीं है। तो आर्टिकल 86 क्लॉज 1 को आप जरूर एक बार पढ़ें। अब आगे आते हैं कि जो पार्डन देने की पावर है प्रेसिडेंट के पास, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ये कौन सी पावर है? क्या ये एक जुडिशियल पावर है, क्या लेजिस्लेटिव पावर है, क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, कौन सी पावर है? तो ये एक जुडिशियल पावर है। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन
इज जुडिशियल पावर। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का सवाल है, आर्टिकल 72 में दिया गया है। ये बहुत चीजों की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, पार्डन, कम्युनिटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव। ठीक है, पहले मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको पता ही होगा। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा प्रेसिडेंट जो है ही इज अ टिट्यूलर, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल हेड, यानी ये जो कुछ भी प्रेसिडेंट करता है वो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, पीछे से कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उसको एडवाइस कर रहे हैं, अपने मन के बेसिस पे वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की जाए, इसका क्या मतलब है, यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर किस आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है? आंसर है आर्टिकल 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्रीलिम्स 2010 का सवाल है। आर्टिकल 310 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर दे रखा है। इस डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर में क्या दे रखा है कि चाहे आप सिविल सर्विसेज के मेंबर हो, ठीक है, ऑफ द यूनियन के, या फिर आप सिविल सर्विसेज ऑफ द स्टेट के मेंबर हो, तो अगर आप सिविल सर्विसेज ऑफ द यूनियन के मेंबर हैं, ठीक है, या फिर आप डिफेंस सर्विसेज के मेंबर हैं, आप अपनी पोस्ट को होल्ड कर रहे हैं एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के पास हमेशा ये पावर है कि वो आपको निकाल सकता है। मान लीजिए आप आईएएस का एग्जाम देते हैं और आईएएस बन जाते हैं, तो जब भी आप आईएएस हो तो आप प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे आईएएस हो। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जब चाहेगा तो आपको अपनी पोस्ट पे निकाल सकता है, हालांकि उसके निकालने के कुछ बेसिक ग्राउंड्स होंगे, ऐसे ही नहीं निकाल सकता। उसके बाद अगर आप स्टेट सर्विसेज में, मान लीजिए कल को आप एसडीएम बन जाते हैं, डिप्टी कलेक्टर बन जाते हैं, डीएसपी बन जाते हैं, सीटीओ बन जाते हैं, कुछ भी बन जाते हैं, तो उस केस में यू आर होल्डिंग द ऑफिस अंडर द स्टेट अंडर द प्लेजर ऑफ गवर्नर। यहाँ पे आप गवर्नर के प्रेशर पे ऑफिस पकड़ रहे हो, यानी गवर्नर अगर आपने कुछ गलत किया तो उस बेसिस पे आपको अपने प्लेजर को एक्सरसाइज करके निकाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 1998 का सवाल है। भाई प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है ना पार्लियामेंट का, उसको कौन प्रिपेयर करता है? देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि हर साल के पहले सेशन में प्रेसिडेंट आके एक एड्रेस देता है पार्लियामेंट पे, और उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है। उस एड्रेस में प्रेसिडेंट बताता है कि भाई गवर्नमेंट ने पिछले साल में क्या किया और अगले साल के उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस प्रेसिडेंट एड्रेस को कौन तैयार करता है? इसको सेंट्रल कैबिनेट तैयार करता है। सेंट्रल कैबिनेट जो भी एड्रेस उसको लेके लिख देगा वही वो जाकर प्रेसिडेंट पढ़ देगा। ठीक है, तो भाई प्रेसिडेंट का ये एड्रेस को कौन तैयार करेगा? कैबिनेट तैयार करेगा। अगला सवाल बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रॉपर पीसेस का सवाल है। पहले इस तरीके के सवाल बहुत आया करते थे, अब थोड़े कम हो गए। तो भाई इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट कौन थे और पहले किस स्टेट से थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे, और ये थे बिहार से। अब बिहार से थे तो ऑब्वियसली बात है, सवाल आप गेस मार सकते हैं कौन से पीसीएस का होगा। बिहार पीसीएस का होगा, 2001 का सवाल है। पर जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि किसी और स्टेट पीसीएस में इस तरीके के सवाल नहीं आ सकते, कहीं भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की फ्रेंड्स, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 3 बार कार्यभार संभाला है प्रेसिडेंटशिप का। राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1952 में प्रेसिडेंट थे, फिर 52 से 57 में प्रेसिडेंट थे, 57 से 62 में प्रेसिडेंट थे। तो 3 बार प्रेसिडेंट रहने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। पूरे 2 सक्सेसिव टर्म्स करने वाले कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद यहां हो गया हमारे देश के चौथे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे? ये यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 1994 का सवाल है। तो पहले इस टाइप के सवाल आते थे, तो हमारे चौथे प्रेसिडेंट कौन थे? वीवी गिरी जी। वीवी गिरी जी पे सवाल क्यों आया था? क्योंकि वीवी गिरी जी से रिलेटेड इस वीडियो में मैंने पहले भी कुछ बताया है। अगर आप अटेंटिव होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा, नहीं ध्यान है तो आप खुद इस चीज को ढूंढिए अगर आप अटेंटिव नहीं है तो। 2 सक्सेसिव टर्म कंप्लीट करने वाले राजेंद्र प्रसाद जी हैं, मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 42। Who of the following was elected president of India unanimously? यानी बिना किसी अपोजिशन के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन चुन लिया गया था? ऑप्शंस में एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। तो जी इसका आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी जी को प्रेसिडेंट चुन लिया गया था अनअपोज्ड। इनका टेन्योर था 1977 से 1982। नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, अगला ये सवाल वैसे कई बार आया फ्रेंड्स, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में भी आया है, यूपीपीसीएस मेंस में भी आया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43। Who of the following before becoming the president of India did not hold the office of vice president? ऑप्शन है एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, नीलम संजीवा रेड्डी और आर वेंकट रमन जी। तो देखिए नीलम संजीवा रेड्डी ऐसे थे जो सीधे प्रेसिडेंट बने,
वो वाइस प्रेसिडेंट पहले नहीं थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भी वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और आर वेंकट रमन जी भी पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। नीलम संजीवा रेड्डी जी सीधे प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट पहले नहीं रहे थे। अब जो भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं फ्रेंड्स, ये सवाल जो क्वेश्चन नंबर 44 है, यूपीपीसीएस मेंस 2014 का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं उनमें फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर रूलर किसे बोला जाता है, कौन से प्रेसिडेंट को बोला जाता है फिलोसोफर किंग या फिलोसोफर रूलर? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर रूलर भी बोला जाता है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड कौन से प्रेसिडेंट थे हमारे देश के? सोच के बताइए। ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे प्रेसिडेंट, जो फोर्थ प्रेसिडेंट थे, वी गिरी, जिनका कार्यभार था 1969 टू 1974। और ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी थी और आज भी है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार चेयरमैन रह चुके थे आपके, कौन? वी गिरी जी। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जबान पर रट लीजिए। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द मिसाइल मैन? भाई ये तो कोई भी जवाब दे देगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला, कौन से ऐसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जो एज प्रेसिडेंट रहे थे? ये तो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बता दिया था, M हिदायतुल्लाह। लगभग 1 साल या 14 महीने के लिए प्रेसिडेंट रहे थे, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त, 11 महीने के लिए। 20 जुलाई, आई एम रियली सॉरी फ्रेंड्स, 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969, ये लगभग 1 महीने के लिए ही प्रेसिडेंट रहे थे। पहले मैं गलती से 1 साल बोल गया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। M हिदायतुल्लाह जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे वो प्रेसिडेंट रहे थे केवल 1 महीने के लिए, 20th of जुलाई 1969 टू 24th of अगस्त 1969। अगर पहले मैंने गलत बोल दिया है तो उसके लिए रियली रियली सॉरी फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, प्रतिभा पाटिल जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। प्रतिभा पाटिल जी सीक्वेंस में कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है रिपब्लिक ऑफ इंडिया की? तो वो 12th प्रेसिडेंट थी रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, 12th, याद रखिएगा। और इनके बेसिस पे आप प्रणब मुखर्जी जी और जो अभी है हमारे रामनाथ कोविंद जी, उनका भी कौन से नंबर पे प्रेसिडेंट है याद रख लीजिएगा, काफी काम आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, यूपीपीसीएस 2006 का सवाल है कि हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू डिक्लेयर अ ज्योग्राफिकल एरिया एज अ शेड्यूल्ड एरिया? इसका तो भाई अभी तो आप बहुत आराम से जवाब दे लोगे, जवाब है प्रेसिडेंट। शेड्यूल्ड एरिया को डिक्लेयर करने की पावर प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि प्रेसिडेंट चल रहा है तो आराम से आप इसका जवाब दे सकते हैं, इसको रट लीजिए, यूपीपीसीएस 2006 का सवाल है। और क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन द गवर्नर ऑफ बिहार? तो भैया कौन से ऐसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जो पहले बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर थे 1957 से 1962, 1957 से 1962 बिहार के गवर्नर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और जब इनकी प्रेसिडेंटशिप की बात आई तो 1962 से 1967 ये वाइस प्रेसिडेंट रहे, और 1967 से 1969 ये प्रेसिडेंट रहे। तो 1976 से 1969 ये प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। 1962 से 1967 ये वाइस प्रेसिडेंट थे, कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? यूपीपीसीएस में 2014 का सवाल है, इसका आंसर है एडवन लुटियंस, इसलिए वहां पे गार्डन है लुटियंस नाम से, लुटियंस गार्डन नाम से। तो एडवन लुटियंस डिजाइन्ड द राष्ट्रपति भवन। एडवन लुटियंस एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। इसको 1950 तक हमारे राष्ट्रीय भवन क्या बोला था? वाइसरॉय हाउस बोला जाता था। वाइसरॉय यहाँ पे रहता था, कितनी शान शौकत से लगता था, और अब यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं। ऐसा ही हुआ फ्रेंड्स, ब्रिटिश ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, आप यूपी बिहार में जाओगे आज की डेट में, जो भी वहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट के बंगले हैं ना, वो समय पे उस समय के जो वहां के मजिस्ट्रेट हुआ करते थे ना, उनके बंगले हुआ करते थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आप जो भी ठीक लगे, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइए कैसे लगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ये एक जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स। पढ़ते रहिए। वीडियो इंग्लिश वर्जन मुझे पता है मैं नहीं बना रहा हूँ, एक दो लोगों ने मुझसे बोला कि भाई आप इंग्लिश वर्जन क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस है फ्रेंड्स, और इतने ज्यादा लोग इसको अभी देख भी नहीं रहे, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, हो सके तो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप वहां पे शेयर करते हैं, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, तो इससे मुझे काफी व्यूअर्स मिल जाता है। अगर आप सब लोग ऐसा कर देंगे तो मेरे चैनल को काफी फायदा हो जाएगा। और एक और बात, अगर तभी करिएगा जब आपको लगे कि ये वीडियो यूजफुल, अगर यूजफुल नहीं लग रही है तो बिल्कुल मत करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।